नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। नमस्कार नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अनामिक मद्यपी समूह ऑनलाइन मीटिंग का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो आज का टॉपिक रखा गया है दोस्तों, रिजेंटमेंट नंबर 1 ऑफेंडर। हमारे अंदर की जो खुन्नस है, चिढ़ है, गुस्सा है, वो पहले नंबर का अपराधी है। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही पता चला, जिस तरीके से मैं शराब पी रहा हूँ और मैं बंद करना चाहता हूँ, बंद नहीं हो पा रही। कम पीना चाहता हूँ, कम भी नहीं हो पा रही। तमाम प्रकार की बर्बादियां, बदनामियां होने के बावजूद, मरते मरते बचने के बावजूद, मैं क्यों बार बार शराब की तरफ में जा रहा हूँ? तो उसके पीछे का कारण एक ही मीटिंग में पता चला कि मैं एक अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ। पहली बार मुझे ये बीमारी सुनने को मिली थी दोस्तों, और जिन्होंने भी बताया तो वो कोई डॉक्टर नहीं थे, साइकेट्रिक नहीं थे, कोई बहुत बड़े डिग्री धारक विद्वान नहीं थे। वो मेरे ही जैसे पीड़ित शराबी थे, जो अपने अनुभव से मुझे ये सारी चीजें बता रहे थे, और मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल रहा था दोस्तों। हाँ, बराबर है यार, ये जो लोग जो भी ये बता रहे हैं, ये तो मेरे भी साथ में होता है। और शायद इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ जो भी बोला गया उसको सुना, उसको स्वीकार किया, माना। कोई अगर मुझे उपदेश करता, सलाह देता, ज्ञान देता, तो शायद नहीं मैं मानता, यहाँ रुकता भी नहीं दोस्तों। क्योंकि तो मैं तो अपने आप को ज्ञानी समझने वाला इंसान था। कूट कूट के घमंड मेरे अंदर में भरा था। लोग क्या सलाह देंगे? अरे अपन लोगों को सलाह देते हैं, किसी की मैं सुनता ही नहीं था दोस्तों। कई अच्छे अच्छे लोगों ने, घर के बाहर के लोगों ने समझाया, मैंने नहीं माना। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद जब मेरे ही जैसे पीड़ित शराबी भाइयों ने अपने ईमानदार अनुभव से इस बीमारी को मेरे सामने में रखा, तो दोस्तों मैंने इसको मान लिया। उसके ठीक बाद दोस्तों, बहुत ही जल्दी मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस, हमारी फेलोशिप की जो मेन ग्रंथ है, बिग बुक, वो पढ़ने को मुझे मिली। पहली बार तो मैंने किसी उपन्यास की तरह ही उसको पढ़ा था, तो सब कुछ तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ चीजें मुझे उसमें समझ में आई कि मैं जिस बीमारी से, अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ, वो सिर्फ मेरे शरीर का ही प्रॉब्लम नहीं है। उसने मेरे मन को, शरीर के साथ में मेरी आत्मा को भी घेरा है, यानी मेरे व्यक्तिमत्व को, मेरी पर्सनैलिटी को, और मेरी भावनाएं भी इससे ग्रसित है। मीटिंगों में भी रोज सुनता था मैं कि ये एक आध्यात्मिक बीमारी है, स्पिरिचुअल मैलेडी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी है। भाई, मैं तो शराब से दूर रहने के लिए आया था, और यहाँ आने के बाद में शराब भी बंद हो गई। लेकिन फिर बोल रहे हैं कि सिर्फ शराब बंद करने से नहीं होने वाला, शराब बंद करने का मतलब इस बीमारी से मुक्ति नहीं है। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो जैसे जैसे मैं एक ही मीटिंग में आते चले गया, ओल्ड टाइमरों के अनुभव सुनने लगा, गौर से लिटरेचर पढ़ने लगा, खास तौर पे बिग बुक,
तो धीरे धीरे दोस्तों इस बीमारी के बारे में मुझे पता चलने लगा कि जब मेरे जैसा अल्कोहलिक अपनी पूरी बर्बादी को कबूल करता है, इस बात को भी कबूल करता है कि भाई वो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, शराब के मामले में वो पावरलेस है, अपनी बदौलत ना तो शराब बंद होने वाली है और ना ही जिंदगी में जो अस्त व्यस्तताएं हो चुकी है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, ये भी अपनी बदौलत मैं ठीक नहीं कर सकता। तो जब मेरे जैसा शराबी इस बात को कबूल करता है दोस्तों, तो एक का प्रोग्राम साफ बोलता है कि जब आप कंट्रोल ड्रिंकिंग कर ही नहीं कर सकते तो फिर रास्ता एक ही बचा है कि एक मार दो टुकड़े, शराब आज से ही आपको बंद करनी पड़ेगी। और मेरे लिए जीवन और मरण का प्रश्न था, तो मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया दोस्तों कि हाँ यार, एक यही रास्ता है कि आज से शराब बंद। पहला ही घुट नहीं पीऊंगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा घुट आने वाला नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद लेनी पड़ेगी। मेरे से नहीं होने वाला तो मेरे से पावरफुल ताकत ये काम कर सकती है। जिस दोस्त ने मुझे मैसेज दिया वो एक उदाहरण था, और उसकी शराब जहां से बंद हुई थी वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग कहीं तो भी हमसे भी पावरफुल थी। एक ही मीटिंग में आने के बाद में मेरा दोस्त ही नहीं, मेरे दोस्त के साथ में और भी लोगों को मैंने देखा, अरे यार इनकी भी शराब बंद है, मेरे से भी खतरनाक शराबी। तो कहीं तो भी मैंने एक हायर पावर की कंसेप्ट को भी मानना शुरू कर दिया कि मैं अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकता, अपनी जिंदगी को अपनी बदौलत ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो मीटिंग है ये मेरे से पावरफुल है। जब मैं इस कदम को समझा भी नहीं था दोस्तों, तो भी ये कदम मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी बदौलत अपनी लड़ाई लड़ने के बजाय एक ही मीटिंग में आना मैंने शुरू कर दिया था। तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आ रहा हूँ, मुझे ये भरोसा है कि हाँ यार, यहाँ आके मेरी शराब बंद होगी, मेरी जिंदगी अच्छी हो सकती है। तो कहीं तो भी मैंने दूसरा कदम मैं इस्तेमाल कर रहा था। मेरे से पावरफुल ताकत ही मुझे होश में ला सकती है, और वो बात मेरी जिंदगी में मैं देख रहा था। ए में आने के बाद में शराब पीने के विचार आने बंद हो गए। सवेरे शाम दारू के अड्डे की तरफ जाने वाले कदम एक ही मीटिंग में आने लगे। तो एक हायर पावर की कंसेप्ट भी मैंने स्वीकार कर ली। ये दोनों कदमों की वजह से दोस्तों मेरी शराब बंद हो गई और जिंदगी में थोड़ी सी शांति, सुख, समाधान आने लगा। लेकिन अब खुली आंखों से सब सारी बर्बादी का मंजर जब मैं देख रहा था, तो फिर मैं डर और तनाव से भर गया, भविष्य की चिंताओं से भर गया। अब कैसा होगा? शराब तो अपनी प्रॉब्लम थी, शराब की प्रॉब्लम हल हो चुकी है, दारू आज बंद है। लेकिन जो जिंदगी में अस्त व्यस्तताएं हो चुकी है उसका क्या? वो ठीक होगी या नहीं होगी? शादी नहीं हुई थी, एक बेवड़े के रूप में हर जगह मैं मशहूर हो गया था, तो शादी होगी या नहीं होगी? काम धंधा पूरा खराब हो चुका था, वो ठीक होगा या नहीं होगा? सोशल बॉयकॉट झेल रहा था, पूरी तरीके से अकेला गिर गया था। क्या वो लोग मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? फिर मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा? आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, घर के हाल खराब थे, ये ठीक होगी या नहीं होगी? और वहां मेरे पहले आए हुए लोगों ने मुझे बोला कि ये भी तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे इसको, जिसको भी तूने अपना हायर पावर माना है उसके हवाले ये सब छोड़ दे। तेरी जिंदगी की इतनी बड़ी समस्या अगर शराब दूर हो सकती है तो जिंदगी के बाकी के प्रॉब्लम भी दूर हो सकते हैं।
मजबूरी में ही सही, बहुत सारे कदम दोस्तों हम मजबूरी में लेते हैं। पहला कदम लेना भी मेरी मजबूरी ही थी, हार नहीं मानता, जान जाने वाली थी। ए में आना भी शुरू में मजबूरी ही थी, कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं था। और तीसरा कदम भी मैंने मजबूरी में ही लिया, क्योंकि मैं सारी कोशिशें कर रहा था लेकिन बात बन ही नहीं रही थी, चीजें ठीक ही नहीं हो रही थी। तो एक ओल्ड टाइमरों ने बताया अपने अनुभव से, भाई तेरे से होने वाला नहीं है, अपना मन और जीवन ईश्वर के हवाले सौंप दे। और सही में दोस्तों, अनजाने में ही सही, मजबूरी में ही सही, मैंने वो किया। जिंदगी के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, समस्याओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचना मैंने बंद कर दिया। जो होगा देखा जाएगा, शादी जब होनी है तब होंगी, काम धंधा जब ठीक होना है होगा, लोग जब अपनाना है अपनाएंगे। तो ये जो एक मैंने ए में आने के बाद में तीसरे कदम पे काम करना मैंने शुरू किया, प्रार्थना का मैंने सहारा लिया, सेरेनिटी प्रेयर का, तो मेरे मन पर से बहुत सारा बोझ हट गया। जो चिंताओं में मैं परेशान, मैं तनाव में मैं जो रहता था, जो मैं डर से भरा हुआ था, उससे कहीं तो भी मैं देख रहा था कि मैं रिलीव हो चुका हूँ। ए की सर्विस में आ गया था, उसमें भी आनंद आ रहा था, कैरिंग द मैसेज करना, फॉलो अप देना, ग्रुप में सर्विस, नाम कमा रहा हूँ, तो वो एक सेटिस्फेक्शन था। लेकिन दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो मुझे पता चला था कि मेरी जो बीमारी है वो सिर्फ शारीरिक और मानसिक नहीं है, ये एक आध्यात्मिक बीमारी भी है। और मेरा आज के दिन जो शराब बंद होना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरी बीमारी से पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। अल्कोहलिज्म के दिनों में भी मैंने कई बार शराब बंद की थी, लेकिन कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्तों के बाद में फिर शराब आ जाती थी। और इसीलिए बिग बुक चैप्टर 5 में साफ तौर पे लिखा है कि पहले के 3 कदम लेके हमारी शराब तो बंद हो जाएंगी, मगर हमारी आध्यात्मिक बीमारी पे काम करने के लिए, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में जो ब्लॉक करने वाली जो चीजें हैं, उनको जब तक हम जानेंगे नहीं, और जानने के बाद में जब तक उस पर काम नहीं करेंगे, तो हम हमेशा शराब के खतरे में रहेंगे। और ठीक है, शराब तो बहुत बाद में आने वाली है, लेकिन अगर हमने अपनी आध्यात्मिक प्रगति को ब्लॉक करने वाली चीजों पे काम नहीं किया, उनको नहीं जाना, अपनी आध्यात्मिक बीमारी को ठीक करने के लिए काम नहीं किया, तो हम इस शराब विरहित जिंदगी का भी ठीक से आनंद नहीं ले पाएंगे। एक हैप्पी जॉय फ्री लाइफ की जो बात ये करती है कि शराब से दूर होने के बाद मेरी जिंदगी खुशनुमा होनी चाहिए, एक नकारात्मक विचारों से आजाद जिंदगी, एक पीस ऑफ माइंड से भरी हुई जिंदगी, सेरेनिटी से भरी हुई जिंदगी। तो ये अगर मुझे चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, शराब से दूर होने के बाद में भी अगर मैं अंदर से नकारात्मक विचारों से भरा हूँ, गलत कामों में मैं फंसा हूँ, और उसी की वजह से फिर डर में हूँ, तनाव में हूँ, गुस्से में हूँ, सहमा हुआ हूँ, तो देर सवेर मैं फिर शराब की तरफ में जाने वाला हूँ। और इसीलिए लिखा गया है दोस्तों बिग बुक चैप्टर 5 में कि शराब सिर्फ एक सिम्टम है, एक लक्षण है, असली जो जड़ है वो कुछ और है, और उसका हमें पता करना पड़ेगा। तो चौथे कदम में हमारी आध्यात्मिक बीमारी का इलाज हम शुरू करते हैं। सही मायने में चौथे कदम से हमें ये जानने को मिलता है कि हमारी बीमारी का असली स्वरूप क्या है, उसकी प्रक्रिया वहां से शुरू होती है, जिसको बोला गया है हाउस क्लीनिंग प्रोसेस, यानी हमारी घर की सफाई की प्रक्रिया।
जो चीजें मेरी आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट बनने वाली चीजें हैं, तो उसकी दोस्तों चौथे कदम में हम छानबीन करते हैं, मोरल इन्वेंटरी। शुरुआत के 4 साल दोस्तों मैं पहला कदम और 12वें कदम का आधा हिस्सा, जिसको 2 स्टेपर बोलते हैं, ये 2 कदम लेकर मैं चल रहा था और उसी में खुश था। दारू से दूर हो गए पहला कदम पे हार मान के, और 12वें कदम में छलांग लगा के सीधा कैरिंग द मैसेज, लोगों की सेवा कर रहे, AML ला रहे, उनकी खुशी में खुश हो रहे। लेकिन बीच के कदमों को नहीं लेने की वजह से, अंदर से मेरी सफाई नहीं होने की वजह से सारा बिहेवियर, सारे तौर तरीके बिल्कुल जैसे के वैसे। वही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, वही इगोइस्टिक घमंडी इंसान, मेरी गिनो, मेरी सुनो, मेरे हिसाब से चलो, मैं गांव का शहाना हूँ, इनको क्या समझता है। जो मैं सर्विस कर रहा था उसका भी घमंड, किताबें पढ़ने लगा था उसका नॉलेज आ गया, तो वो नॉलेज कहीं तो भी लोगों को नीचे गिराना, लोगों को नीचा दिखाना, कैसे लोग गलत कर रहे और मैं कैसा सही हूँ। अपनी बात को जबरदस्ती लदवाने की कोशिश करना, नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, मानना ही चाहिए, नहीं तो आप जो कर रहे हो उससे एक नुकसान हो जाएगा, एक खतरे में पड़ जाएंगे। लोगों की इन्वेंट्री लेना, ब्लेमिंग नेचर, भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ, ये लोग तो कोई काम ही नहीं कर रहे। तो पेशन ही नहीं थे, टॉलरेंस ही नहीं था कि भाई वो अपने तरीके से काम कर रहे, उनकी अपनी समस्या है, उनके अपने प्रॉब्लम है, मेरे पास समय है, मैं ज्यादा समय दे रहा हूँ, पर ये स्वभाव ही नहीं था। और जिसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि अपने होम ग्रुप में, फेलोशिप में, इंटर ग्रुप में, हर जगह मेरे लोगों से पंगे हो रहे थे। चाहे नया व्यक्ति हो, चाहे मिडिल टाइमर हो, चाहे ओल्ड टाइमर हो, हर किसी से मेरे संबंध खराब हो रहे थे। हर किसी के प्रति मेरे मन में गुस्सा और चिढ़ की भावना जाग रही थी। सबकी मैं इन्वेंटरी ले रहा था, कैसे लोग गलत है। और इन सारी चीजों की वजह का, उसका नतीजा क्या हुआ कि दारू से दूर होने के बाद, अच्छी लोगों की सेवा करने के बाद मुझे अंदर से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था, कोई समाधान नहीं था। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, यही आखिरकार मुझे मेरी अपनी चौथे कदम की इन्वेंटरी तक लेके गई। 4 साल के बाद मैंने अपना रेगुलर स्पॉन्सर बनाया और मुझे इस बात की गरज महसूस हुई कि नहीं, मुझे कहीं तो भी अपनी सफाई पर अब ध्यान देना पड़ेगा। चौथे कदम की इन्वेंटरी लेने के लिए ही, चौथे कदम की अपनी हाउस क्लीनिंग प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ही दोस्तों 4 साल के बाद मैंने स्पॉन्सर बनाया। और जब मैंने अपनी मोरल इन्वेंटरी लिखनी शुरू की, धीरे धीरे दोस्तों मुझे मेरे स्वभाव के दोष पता चलने लगे। मैंने जो अपनी इन्वेंटरी ली थी दोस्तों, वो मेरे स्पॉन्सर ने दोनों ऑप्शन मेरे सामने में रखे थे कि पुराने दौर में लोग एपिसोड वाइज अपनी इन्वेंटरी लेते थे कि उनकी जिंदगी में जो भी घटनाएं हुई है उन घटनाओं को लिखते चले जाना। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने मेरे सामने में ये भी रखा था कि आजकल इन्वेंटरी लिस्ट चाहिए, फॉर्मेट टाइप, रिजेंटमेंट की, खुन्नस की इन्वेंटरी, फियर यानी डर की इन्वेंटरी, सेक्स की इन्वेंटरी, हार्म डन्स टू अदर्स यानी इसके अलावा अन्य लोगों को जो नुकसान पहुंचाया हमने, उनकी इन्वेंटरी। तो ये जो फॉर्मेट वाली इन्वेंटरी थी, ये मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी। और वो दोस्तों कहीं तो भी मैंने लिखना शुरू किया।
सही में दोस्तों, जब मैंने रिजेंटमेंट, जो कि आज का अपना टॉपिक है, पहले नंबर का अपराधी, जब मैंने वो कॉलम वाइज अपना सब लिखना शुरू किया तो मैंने देखा दोस्तों कम से कम 250-300 नाम उसमें निकले। मैंने सिर्फ व्यक्तियों की ही छानबीन नहीं की थी, इन्वेंटरी नहीं ली थी कि किसके किसके प्रति मेरे मन में गुस्सा है, चिढ़ है, खुन्नस है। डिटेल में भी हम पीपल, प्लेसेस, इंस्टीट्यूशंस, इनके भी हम इन्वेंटरी, इनको भी हम अपनी इन्वेंटरी लिस्ट में शामिल करते हैं। हम व्यक्तियों से भी खुन्नस पालते हैं, गुस्सा पालते हैं। इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं भी हमारे गुस्से का शिकार बन सकती है। और प्रिंसिपल्स या विचारधाराएं, किसी पर्टिकुलर विचारधारा का गुस्सा करना, किसी तत्वों का, किसी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं का गुस्सा करना। तो जो रिजेंटमेंट की इन्वेंटरी है वो पूरी तरीके से हमारी थोरो होनी चाहिए, संपूर्ण। जनरली हम लोग यही सुनते हैं कि भाई कोई इंसान, उसके प्रति हमारे मन में गुस्सा, खुन्नस के भाव है, उसी को हम लिखते हैं। मैंने अपनी इन्वेंटरी में काफी समय लिया दोस्तों, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं पूरी डिटेल तरीके से इन्वेंटरी लूं। और उसमें मेरे एक मेंबर ने इंटरनेट से मुझे कुछ फॉर्मेट भी निकाल दिए थे। हमारे शहर में एक बार मुंबई के ही एक मेंबर थे, उन्होंने चौथे कदम पे वर्कशॉप लिया था, 12.5 कदमों का वर्कशॉप था। तो उनका भी रिटर्न में बहुत कुछ लिखित रूप में, अच्छा वो प्रोग्राम का बुकलेट था। तो ये सारी चीजें मुझे काफी फायदेमंद रही। मैंने अपने अंदर के रिजेंटमेंट यानी खुन्नस की भावनाओं की जब छानबीन की, तो जैसा मैंने बताया कि 250-300 तो लोग निकले जिनके प्रति मैं खुन्नस, चीड़ और गुस्से से भरा हुआ था। और उसमें तकरीबन 60-70 लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस के थे, जिसमें न्यू कमर, मिडल टाइमर, ओल्ड टाइमर, चाहे वो मेरे ग्रुप के हो, फेलोशिप के हो, इंटर ग्रुप में काम करने वाले मेरे लोग हो। अब सीधी बात है दोस्तों कि जो इंसान 250-300 लोगों के खिलाफ में अपने मन में जहर पाल रहा है, खुन्नस और गुस्से से भरा है, कारण उसके अलग अलग हो सकते हैं, तो वो आदमी अंदर से कैसे खुश रहेगा, कैसे सेटिस्फाइड रहेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले। हमेशा हम लोग कहीं तो भी स्ट्रगलिंग पॉइंट पे रहेंगे, लोगों से लड़ने वाले। और जब हम किसी के प्रति गुस्से, खुन्नस, चिढ़ से भरे रहते हैं दोस्तों, तो वो आदमी अगर हमारे सामने में अगर आ गया या उसका जिक्र भी आया, तो हम अंदर से एबनॉर्मल हो जाते हैं, हम असहज हो जाते हैं, हम लाल पीले हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। तो जब हम लोग रिजेंटमेंट से अंदर से भरे रहते हैं, तो हमारा पीस ऑफ माइंड चले जाता है, सेरेनिटी चले जाती है, हम इस जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते। और इसीलिए बोला गया है दोस्तों कि ये एक स्पिरिचुअल बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी का ही एक पहलू है। पीने के दिनों को याद करता हूं तो यही मेरे अंदर का जो एंगर, रिजेंटमेंट था, यही मुझे बार बार शराब की तरफ लेके जाता था। अपनी रिजेंटमेंट की लिस्ट में मैंने सबसे पहला नाम अगर किसी का लिखा तो वो मेरे पिताजी का था। मेरे पिताजी के प्रति बड़ी गजब की खुन्नस थी, क्योंकि वो भी शराबी थे और बचपन से ही उनके शराबीपन की वजह से जो तकलीफें मुझे भोगने को मिली, जो मेरी माँ को तकलीफें भोगने को मिली, जो घर के हाल रहे, मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल नहीं पाया, काफी समस्याएं रही, तो उसकी वजह से मेरे पिताजी के प्रति जबरदस्त खुन्नस और गुस्सा मेरे अंदर था। और उसी खुन्नस और गुस्से की वजह से मेरा कैरेक्टर पूरा बदल चुका था।
जब मेरी जिंदगी में शराब नहीं थी तब तक मेरे अंदर की भावनाएं कहीं तो भी बंधी हुई थी। लेकिन अल्कोहल की एक खासियत है, जब हम अल्कोहल के प्रभाव में रहते हैं तो हमारी सारी जो भावनाएं अंदर में जो दबी होती है वो बिल्कुल उफान पे आ जाती है। सारी भावनाएं, हमारी काम वासना बढ़ जाएंगी, हमारी जेलस फीलिंग बढ़ जाएंगी, हमारा घमंड और हाय हो जाएगा, हम लालच में भी कुछ भी उल्टा सीधा काम कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों, मेरे अंदर की जो खुन्नस और गुस्से को भी हवा देने का काम अल्कोहल ने किया, जिसका नतीजा हुआ कि एक जमाने में पिताजी को डरने वाला इंसान अंदर से एक एक्स्ट्रा पावर क्या मुझे मिल गया, तो मैं पिताजी के साथ में तू मैं करने लगा, उनकी इन्वेंट्री लेना, कैसा उन्होंने क्या क्या गलत किया, कैसे वो गलत है, क्या उन्होंने करना चाहिए, बजाय इसके कि अब मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैंने क्या करना चाहिए। मैं खुद भी शराब की तरफ जा रहा हूँ, खुद भी शराब का आदी हो रहा हूँ, जो घर की जिम्मेदारियां मैंने लेनी थी वो मैं नहीं ले रहा हूँ और मैं दोष पिताजी को दे रहा हूँ। तो मेरे मन के अंदर में जो उनके प्रति खुन्नस और गुस्से के भाव थे, रिजेंटमेंट जो था, वो सारी चीजें सामने में खुलकर ला रहा था। और उसी का नतीजा हुआ तू मैं गाली गलोच में बदली। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने उन पर हाथ छोड़ दिया। तो कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद, इस प्रोग्राम को लेने के बाद में, रिजेंटमेंट की अपनी इन्वेंट्री लेने के बाद में मुझे समझ में आया कि असल जड़ क्या है। मैं जो अंदर से भावनात्मक रूप से अस्थिर हूँ, अस्थिर था पीने के दिनों में भी, और बार बार शराब की तरफ में जा रहा था, तो उसके पीछे का कारण सिर्फ शराब नहीं थी। शराब तो एक कारण थी ही, लेकिन मेरी अपने अंदर की जो पर्सनैलिटी थी, मेरा जो स्वभाव था, मेरा जो चरित्र के दोष थे, ये भी मेरी शराब को बढ़ाने में कारणीभूत थे। और हम सब अगर अपने अल्कोहलिज्म को याद करते हैं, खास तौर पर मैं अपने अल्कोहलिज्म को याद करता हूँ, तो मेरे लिए गुस्सा खुन्नस एक बहाना था शराब की तरफ जाने का। जरा भी मन के खिलाफ में कुछ हुआ, चाहे वो घर में हो, काम धंधे पे हो, बाहर में हो, किसी ने भी मेरे मन के विपरीत काम किया या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ, तो मैं अंदर से सनक जाता था, मुझे गुस्सा आ जाता था। और फिर अपने मन को, गुस्से को शांत करने के लिए कोई दूध, दही, लस्सी, नींबू, नारियल पानी की याद नहीं आती। एक नॉन अल्कोहलिक लोग गुस्से को संभाल सकते हैं, वो उनके लिए ठीक है दोस्तों, वो भी नहीं संभाल सकते। लेकिन मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए किसी भी तरीके से गुस्सा, खुन्नस, नाराजगी, चिढ़ बिल्कुल पॉइजनस है, बिल्कुल जहर है। अल्कोहलिज्म के दिनों में तो मुझे एक बहाना रहता था किसी के प्रति चिढ़ और गुस्से को शांत करने का। दारू पी लो, दिमाग खराब हो गया, चले दारू पीने। कई बार तो मैं बनावटी गुस्सा क्रिएट करता था, बनावटी गुस्सा, कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी बहाने थे खड़े करना। तो इस तरीके से दोस्तों, कहीं तो भी मेरे अंदर की जो खुन्नस और गुस्से की जो भावना है, वो मुझे शराब की तरफ में लेके जाती है। इसीलिए बोला गया है दोस्तों कि जब हम अंदर से किसी भी तरीके के रिजेंटमेंट से, गुस्से से भरे हुए होते हैं, तो ऐसी खुन्नस और गुस्से से भरी हुई जो लाइफ है, वो हमारी जिंदगी को निरर्थक बना देती है, हमारी आत्मशांति छीन लेती है। इस अंदर में खुन्नस से और चिढ़ से भरा हुआ इंसान कई प्रकार की गलतियों को जन्म देता है। हम किसी का नुकसान कर देते हैं, हम अपना भी नुकसान कर देते हैं, हम एक अच्छी खुशनुमा जिंदगी को कहीं तो भी खो देते हैं। और इसीलिए दोस्तों,
कई बार जो हमारे लोगों के साथ में तू मैं हो जाती, कई बार लोगों के साथ में हमारी तू मैं हो जाती, हम लोगों का नुकसान कर देते हैं, उनके बारे में ही सोचकर दोस्तों हम अपनी नींद और चैन हराम कर लेते। तो इसके पीछे में अगर कोई चीज है तो वो हमारे मन के अंदर की औरों के प्रति खुन्नस और रिजेंटमेंट की भावना। जब मैंने अपनी इन्वेंटरी रिजेंटमेंट की ली, कॉलम वाइज मैंने उसमें लिखा कि हाँ, मैं किस व्यक्ति के खिलाफ में रिजेंटमेंट से, खुन्नस से भरा हूं, फिर उसके कारण क्या है, कौन सी ऐसी चीजें है जो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में गलत किया है। सारी चीजें मैंने लिखी। पिताजी के बारे में लिखी कि हाँ, इन्होंने शराब पीकर हमारी जिंदगी में सुख सुविधाएं नहीं दी। दोस्तों के बारे में लिखा कि ये मेरी बदनामी करते थे, मेरी शराबीपन की चर्चाएं करते थे, या और भी लोगों के बारे में जो भी, जिनसे भी मेरे मन में गुस्सा थी, खुन्नस थी, सब मैं लिखते चले गया। जब मैं लोगों के प्रति रिजेंटफुल रहता हूँ, खुन्नस और गुस्से से भरा रहता हूँ, मेरा क्या नुकसान होता है, कैसे मेरी मानसिकता खराब हो जाती है, कैसे मेरे काम धंधे पे असर आता है, कैसे मेरे काम धंधे पे असर आता है, कैसे मेरी आध्यात्मिक स्थिति खराब रहती है, क्या क्या मेरा नुकसान होता है, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, वो भी मैंने लिखा। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब हम अपनी मोरल इन्वेंटरी लेते हैं, उसमें सबसे खास और अहम पहलू होता है दोस्तों कि ये मेरी अपनी छानबीन है। ये एक ऐसा समय है कि जब मैं दूसरों की छानबीन नहीं करता, दूसरे कैसे गलत थे इस पर फोकस करने की बजाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे अपने आप की छानबीन करने के लिए बोलता है, जो आखिरी का कॉलम है, कि चाहे लोग गलत होंगे, चाहे लोगों की गलतियां होंगी, लोगों ने गलत किया होगा, लेकिन ये ए का प्रोग्राम बोलता है कि मुझे दूसरों की इन्वेंटरी नहीं लेनी है कि दूसरे कैसे गलत थे, मुझे अपनी इन्वेंटरी लेनी है कि मैं कहाँ गलत था, चाहे लोग गलत होंगे। और जब मैंने अपनी इन्वेंटरी ली हर मामले में, तो मैंने देखा दोस्तों कि सबसे ज्यादा दोष मेरा ही था। चाहे मेरे पिताजी शराबी थे, चाहे उन्होंने गलतियां की होंगी, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, मैं उनसे कोऑपरेटिव नहीं रहा। जो गलतियां उन्होंने की वही गलतियां मैंने की। मैं समझदारी से काम ले सकता था। मैं जिन लोगों से मैं चिढ़ता था, खुन्नस पालता था कि ये लोग हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ। तो जिन लोगों से मैं चिढ़ता था, जिनके प्रति मेरे में खुन्नस थी, तो वो उन्होंने अगर मेरे लिए कभी कुछ गलत किया भी होगा या सोचा भी होगा, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण नहीं था। मैं अगर अल्कोहलिज्म के फेर में नहीं पड़ता, शराब पीकर मैं लोगों का नुकसान नहीं करता, तो वो मेरी बदनामी नहीं करते, वो मेरा अपमान नहीं करते। ये मेरे लिए कोई कारण ही नहीं था कि जो मेरे शराबीपन की चर्चाएं कर रहे, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे, तो बेवजह मैं उनसे चिढ़ूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी जो मैंने लोगों के प्रति खुन्नस और रिजेंटमेंट, गुस्सा पाला था, तो उसके पीछे की भी जड़ मुझे समझ में आई।
कि ये मेरी अपनी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का दोष है कि हर जगह मैं अपनी मनमानी चाहता हूँ। कैसे मैं सही हूँ और मेरे ही हिसाब से हो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। इस तरीके का जो मेरा स्वभाव था, उसकी वजह से लोगों से मेरे संबंध खराब हो रहे थे। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ये दुनिया मैं नहीं चला रहा, सब कुछ मेरे मन के मुताबिक नहीं होगा, मुझे मिलकर काम करना पड़ेगा, ईश्वर की इच्छा के मुताबिक जीना पड़ेगा। तो यही अपनी इन्वेंट्री लेने के बाद मैंने जब देखो दोस्तों अपना आईने में अपने आप को देखा, तो ज्यादातर मेरे जो रिजेंटमेंट है, जो लोगों के प्रति खुन्नस, गुस्सा और नाराजगी है, ऐसे ही निकल गई, क्योंकि कोई कारण ही नहीं था। किसी ने भी अगर मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात को काटा, मेरे मन के हिसाब से नहीं किया, मेरे मन से हिसाब से नहीं चला, तो मैंने उसके प्रति अपने मन में नाराजगी, गुस्सा, खुन्नस, चिढ़ पाल लिया। ज्यादातर लोगों के बारे में यही कारण था। और इसीलिए दोस्तों अपनी चौथे कदम की इन्वेंट्री पूरी करने के बाद पांचवें कदम पे मैंने जब अपने स्पॉन्सर के साथ सारी चीजों को डिस्कस किया, अपनी सारी गलतियों को कबूल किया। पांचवा कदम बोलता है कि अपनी सारी गलतियों को कबूल करना, अपने आप से, भगवान से, अन्य व्यक्ति के सामने में। मैं तो अपनी किसी गलती को मानता ही नहीं था। मैं तो हर गलत काम को भी जस्टिफाई करने वाला इंसान था। मैं गुस्सा क्यों करता हूँ? अरे जरूरी है, ये लोग काम ही ऐसा करते, सुनते ही नहीं, मेरे मन के खिलाफ ही काम करते। मैं इतना अच्छा इनको बताता हूँ, सुनते ही नहीं। हो गया उसके प्रति नाराजगी, हो गया उनके प्रति गुस्सा, हर जगह। और ये जो मेरा स्वभाव था, मैंने देखा दोस्तों कि मैं अपने आप से भी रिजेंटमेंट से भरा हुआ हूं, अपने आप के प्रति भी मेरे अंदर में चिढ़ है। क्योंकि अगर मैं अपने आप को प्यार करता, अपने आप से अगर मैं चिढ़ा हुआ नहीं होता, अपनी जिंदगी पे अगर मैं नाराज नहीं होता, तो मैं अपनी जिंदगी को यूं दारू में घोलकर नहीं रख देता। सब कुछ जानते हुए भी कि शराब मुझे बर्बाद कर रही है, या मेरे अंदर की जो नकारात्मक चीजें हैं वो मुझे बर्बाद कर रही है, उसके बावजूद भी मैं उनसे आजाद होना नहीं चाहता था। शराब मुझे मरते मरने की कगार पे ले जा रही है, मैं बार बार मरते बच रहा हूँ, बदनाम हो रहा हूँ, बर्बाद हो रहा हूँ, फिर भी उससे मोहभंग नहीं हो रहा। मैं शराब पी पी के अपने आप को खत्म कर देना चाहता था। तो मैं अपनी जिंदगी से, अपने आप से खुन्नस और चिढ़ से भरा नहीं था तो क्या था? अपने आप से रिजेंटमेंट फुल था या नहीं था? अगर मैं अपनी जिंदगी से प्यार करता तो मैं क्यों अपने शराब पी पी के अपने आप को मारना चाहता था? क्यों अपने जिंदगी के हसीन पल लोगों से मनमुटाव में, वाद विवाद में मैं गुजारने के लिए तैयार था? तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम पे आने के बाद ही पता चला दोस्तों कि हम सिर्फ लोगों से ही छिड़े हुए नहीं हैं, लोगों के ही प्रति हमारे मन में गुस्सा नहीं है, हम अपने आप से भी छिड़े हुए हैं, अपने प्रति भी रिजेंटमेंट फुल है। और शुरुआत दोस्तों मुझे कहीं तो भी यहां से करनी पड़ेगी। अपने आप को भी माफ करना पड़ेगा और लोगों को भी माफ करना पड़ेगा। एक बार मैं इस बात को समझ लूं कि मैं आध्यात्मिक बीमारी का शिकार इंसान हूं, शराब सिर्फ मेरी शरीर का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे मन का और बीमार आत्मा का, यानी बीमार मेरे पर्सनैलिटी का भी प्रॉब्लम है। और ये जो चरित्र के दोष है, यही मेरी आध्यात्मिक बीमारी है। यदि इन पर मैंने काम नहीं किया तो मैं देर सवेर कभी भी शराब की तरफ में जा सकता हूं। और अगर शराब मैंने नहीं पी तो इस जिंदगी का मैं आनंद नहीं ले सकता। मैं हमेशा तनाव में रहूंगा, हमेशा चिड़चिड़ा रहूंगा, हमेशा परेशान रहूंगा। और उसी के लिए कहीं तो भी मुझे अपने इस रिजेंटमेंट की भावना पे, जो लोगों के प्रति, इंस्टीट्यूशंस के प्रति,
विचारधाराओं के प्रति मेरे मन में जो गुस्सा भरा हुआ है, जो चीड़ भरी हुई है, उसको कहीं तो भी निकाल के फेंकना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी भाई, अभी आ रही है। हाँ हाँ। और उसी के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक का चैप्टर 5 हमें रास्ता देता है कि कहीं तो भी जिन लोगों के प्रति भी मेरे मन में खुन्नस की, चिढ़ की, गुस्से की भावना है, तो उनको मुझे फॉरगिव करना पड़ेगा, उनको माफ करना पड़ेगा। हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ गलतियां की होंगी, उन्होंने भी मेरा नुकसान करने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं जैसे अपने आप को बीमार मानता हूँ, ए में आने के बाद में हमारे लिए अच्छा बहाना होता है, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो अल्कोहलिक हूँ, मैं तो आध्यात्मिक रूप से बीमार व्यक्ति हूँ। तो भाई जैसे हम स्पिरिचुअली सिक पर्सन है, आध्यात्मिक रूप से बीमार पर्सन है, तो वैसे ही अन्य लोग भी आध्यात्मिक रूप से बीमार हो सकते हैं। और सीधी बात है कि जब मैं लोगों से माफी की अपेक्षा करता हूँ कि जो भी गलतियां मैंने की थी उसके लिए लोगों ने मुझे माफ कर देना चाहिए, तो आज मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी अगर लोगों ने कुछ मेरे साथ गलत किया है, मेरे मन के विरुद्ध काम किया है, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो उनको भी मैं आध्यात्मिक रूप से बीमार समझ के उनको मैं माफ करूं। उनके साथ लड़ने की बजाय या उनको नीचा दिखाने की बजाय या उनका नुकसान करने की सोच रखने की बजाय मेरे लिए एक सबसे अच्छा आध्यात्मिक रास्ता यही है कि मैं लेट गो लेट गॉड करूं। आज का डेली रिफ्लेक्शन भी है दोस्तों कि रोजाना हमारी जिंदगी में ऐसी नकारात्मक चीजें हम पे हावी हो सकती है, कई प्रकार की परेशानियां हमारी जिंदगी में आ सकती है, समस्याएं आ सकती है, और इस तरीके की नकारात्मक विचार, लोगों के प्रति खुन्नस, गुस्सा, चिढ़, जलन की भावना, ये भी हमारे अंदर में रोज के रोज पैदा हो सकती है। अगर हमको इससे बचना है, अपनी आध्यात्मिक जो स्थिति है, स्पिरिचुअल कंडीशन अगर फिट रखनी है, तो हमको लेट गो लेट गॉड करना पड़ेगा। अपने ईश्वर से प्रार्थना करके कहीं तो भी शक्ति मांगनी पड़ेगी कि जिन भी लोगों के प्रति मैं खुन्नस से भरा हुआ हूँ, गुस्से से भरा हुआ हूँ, तो भगवान मुझे उनको माफ करने की ताकत दे। और ये सारी चीजें मैं तेरे पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब तक दोस्तों हम इस नकारात्मक भावना से ग्रसित रहेंगे किसी के भी प्रति, चाहे आप किसी इंसान के प्रति, किसी जाति, धर्म, मजहब, भाषा, किसी पॉलिटिकल पार्टी, कोई देश, कोई लैंग्वेज, चाहे किसी के भी प्रति, कई इंस्टीट्यूशन, कई विचारधाराएं, किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की अगर चीड़, खुन्नस और गुस्से से मैं अगर अंदर से भरा हुआ हूं, तो दोस्तों उसका सीधा नतीजा है कि मेरी अपनी आत्म शांति चली जाती है, मेरा जो मानसिक शांति है उसको मैं खो देता हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इससे बचने का रास्ता मुझे बताती है कि जहां एक तरफ मैं सबसे पहले तो अपने आप को माफ करूं, क्योंकि भगवान ने मुझे माफ किया है मेरी गलतियों के लिए, इसीलिए तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उसने मुझे पहुंचाया है। अल्कोहलिज्म के दौरान भी मुझे जिंदा रखा, मरने नहीं दिया, तो कहीं तो भी भगवान ने माफ किया, इसीलिए मैं आज जिंदा हूं, ए में हूं। तो सबसे पहले अपनी गलतियों के लिए मैं अपने आप को माफ करूं, फिर उसके बाद जैसे मैं औरों से अपने आप को माफी की अपेक्षा करता हूं, अपने आप को मैं बीमार समझता हूं, तो वैसे ही अन्य लोगों को भी मुझे बीमार समझ के माफ करना पड़ेगा।
लेट गो करना पड़ेगा। जो हुआ जाने दो, आगे बढ़ो, ईश्वर को उसका काम करने दो, सारी चीजें ईश्वर पे छोड़ो। ये जब हम करते हैं दोस्तों, तब जाके कहीं तो भी हम अंदर से साफ होते हैं, तब जाके हमारे अंदर से खुन्नस की, गुस्से की, चिढ़ की, जो लोगों के प्रति, संस्थाओं के प्रति, विचारधाराओं के प्रति हमारे अंदर में जो भावनाएं भरी रहती है, जो हमारी जिंदगी को निरर्थक कर देती है, हमारा कीमती समय नष्ट कर देती है, जिसके भी प्रति हम चिड़े हुए रहते, खुन्नस से रहते हैं, उसको पता भी नहीं रहता, वो अपने घर पे आराम से सोते हुए रहता है, लेकिन हम इधर अंदर से परेशान रहते हैं। इसे इसीलिए बोला गया है दोस्तों कि ये नंबर 1 का अपराधी इसीलिए है कि जब मेरे जैसा अल्कोहलिक रिजेंटमेंट से, गुस्से से भरा हुआ रहता है, वो अपनी मानसिक शांति खो देता, अपना चित्त कहीं तो भी वो अस्थिर कर देता है, भावनात्मक रूप से वो अस्थिर हो जाता है, जो सीधा सीधा मेरा अपना नुकसान है। और बहुत ज्यादा देर तक अगर मेरी मानसिक स्थिति ऐसी रही तो देर सवेर मैं कभी भी शराब के अड्डे पे जा सकता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अनगिनत लोगों के अनुभव हमने सुने हैं, कैसे वो छोटी छोटी सी बात के लिए गुस्से में आके, रिजेंटमेंट की वजह से शराब की तरफ चले गए। और एक बार मेरे जैसा अल्कोहलिक शराब को छू लेता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो वापस ए में आएगा या नहीं आएगा। फिर दोबारा शराब जिंदगी में आने के बाद अनगिनत लोग हैं दोस्तों कि फिर दोबारा ए में वापस नहीं आए। बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि जिनको फिर दोबारा ए में आने का मौका मिलता है। तो कहीं तो भी दोस्तों आज मैं सिर्फ शराब से ही दूर नहीं रहना चाहता, शराब से दूर रहने के साथ साथ मैं इस जिंदगी का आनंद भी लेना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को मैं खुशनुमा बनाना चाहता हूँ, जिसमें दोस्तों ये जो मेरे चरित्र के जो दोष है, ये जो मेरी नकारात्मक फीलिंग्स है, ये वहां वो कहीं तो भी कचरा करने का और खलल डालने का काम करती है। मेरी सोबराइटी के लिए इससे ज्यादा खतरनाक और घातक चीज और कोई नहीं हो सकती कि मैं लोगों के प्रति, संस्थाओं के प्रति, विचारधाराओं के प्रति किसी भी तरीके से नाराजगी, खुन्नस, गुस्सा और चिढ़ से भरा हुआ। ये ऐसी फीलिंग्स है दोस्तों कि जो कहीं तो भी जो ग्रेस, ईश्वर की जो ग्रेस है, वो मेरे अंदर आने से रोकती है। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम इन सारी चीजों से निकलने के लिए एक फुल प्रूफ प्रोग्राम मेरे सामने में रखता है कि मैं अपनी छानबीन करूं, मेरी आध्यात्मिक प्रगति को रिकॉर्ड बनने वाली जो भी चीजें हैं उनको मैं, उनकी इन्वेंटरी लूं, उनको उतारूं, उसको लिखूं। और जो बिग बुक चैप्टर 5 में बोला है कि लिखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लिख नहीं सकते, उनकी बात अलग है, वो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। लेकिन जो भी लिखना जानते हैं उनके लिए सीधा सजेशन है कि उन्होंने लिखना जरूरी है। क्योंकि जब हम कागज पे ये सारी चीजें उतारते हैं, आखिर में अपनी इन्वेंटरी लेते हैं कि चाहे लोग गलत होंगे, चाहे लोगों ने हमारा नुकसान किया होगा, हम कहाँ गलत है, हमने उस वक्त क्या करना चाहिए था। और जब वो सारी इन्वेंटरी लिखने के बाद कि क्यों मैं लोगों से चिढ़ा हुआ था, मेरी गलतियां क्या है, कहाँ है, हमारे अंदर में एक फॉरगिवनेस आती है, लोगों को माफ करने की भावना आती है, लोगों से सही मायने में हम प्रेम करने लगते हैं, हमारे अंदर में सहनशीलता बढ़ती है कि यार मैं खुद ही तो दोषी इंसान हूँ, खुद ही तो मैं कई प्रकार के गलत काम करके आया हूँ, मेरी ही तो खुद बहुत सारी गलतियां हैं, और ये मैं क्या लोगों की गलतियां लेकर पकड़ के बैठा हूँ। मैंने अल्कोहलिज्म के दिनों में कैसे खून के आंसू रुलाया हूँ लोगों को, कैसी नरक यातनाएं दिया हूँ, मेरी वजह से कैसे लोग परेशानियों में जिए हैं, कैसे उनकी जिंदगी को मैंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और आज मैं सोबर होने के बाद में सिर्फ मतलबी चीजों को याद करके लोगों से गुस्सा पालता हूँ, खुन्नस पालता हूँ।
उन्होंने मेरे लिए क्या अच्छा किया है, इसका ग्रेटिट्यूड रखने की बजाय मैं उतनी ही चीजों को पकड़ लेता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या गलत किया, और मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं आज उन लोगों ने मुझे सहन नहीं किया होता, उन लोगों ने मुझे संभाला नहीं होता, तो आज मैं कहीं का नहीं होता। आज मेरी बारी है कि अगर मेरे घर परिवार के लोग मेरे से अगर अलग अंदाज में बात कर देते हैं, आज मेरी नहीं सुनी जाती, तो मैं उन पर रिएक्ट न हूं, उन पे मैं चिड़ू नहीं, उनके प्रति अपने मन में गुस्सा न पालू, खुन्नस के भाव न रखूं। खास तौर पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब हम काम करते हैं तो मुझे हमेशा याद रखना पड़ता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस मैंने नहीं बनाया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को चलाना मेरे बस की बात नहीं है। हमारा एक ही लविंग गॉड है, वही अथॉरिटी है। तो ए में अगर मेरे मन के मुताबिक चीजें नहीं हो रही, चाहे वो ग्रुप हो, फेलोशिप हो, इंटर ग्रुप हो या और कहीं भी, या नया मेंबर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उसके प्रति नाराजगी रखना, गुस्सा पालना, खुन्नस पालना मेरे लिए कहीं भी जायज नहीं है। भाई मेरी बात सुनी जाती है तो ठीक है, नहीं मानी जाती तो भी ठीक है। अगर आगे वाला गलत है भी तो उसकी गलती की सजा देने वाला मैं कहाँ का अधिकारी हूँ। वो अगर कुछ गलत कर रहा है आगे वाला व्यक्ति, वो भगवान उसको देखते बैठेगा। तो इस तरीके से लोग अगर गलत है तो वहां कहीं तो भी लेट गॉड करना, उनको माफ करना, अगर मेरी गलती है तो माफी मांग लेना, जिन जिन का मैंने नुकसान किया वो इन्वेंट्री में सब सामने में आ जाता है, उनकी भरपाई करने के लिए तैयार हो जाना, किसी के भी प्रति मन में चिढ़ और गुस्सा, नाराजगी पैदा नहीं होने देना, ये आज दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम पे मैं चल रहा हूँ, मैं लोगों की इन्वेंट्री नहीं ले सकता, मैं लोगों को नहीं बदल सकता। ए का प्रोग्राम मेरे अपने आप में बदलाव लाने का प्रोग्राम है। गुस्सा एक ऐसा मेरी नैसर्गिक प्रवृत्ति है दोस्तों कि शायद ही वो कभी जाने वाली नहीं है, लेकिन आज मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि मैं अपने गुस्से पे कैसे संयम रखूं। मैं ईश्वर की मदद ले सकता हूँ कि किसी बात के लिए अगर मेरे मन के विपरीत कोई चीजें हुई, किसी ने कुछ बोल दिया या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ, कभी नैसर्गिक रूप से मेरे मन में गुस्सा आ भी गया, तो मैं उस गुस्से को खुन्नस में तब्दील न होने दूं। अपनी डेली इन्वेंट्री में अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं पे आज मैं नजर रखूं। 24 घंटे की इस जिंदगी में अनगिनत चीजें ऐसी होती रहती है, चाहे घर में हो, बाहर में हो, सड़क पे चलते हुए हो, सारी चीजें मेरे मन के हिसाब से नहीं होने वाली। हमेशा घर के लोग मेरे मन के हिसाब से व्यवहार नहीं करेंगे। मैं सड़क पे जब चल रहा हूँ तो सारे रोड मेरे लिए खाली नहीं होने वाले। काम धंधे पे जा रहा हूँ तो सब कुछ मेरे ही मन के अनुकूल नहीं होगा। तो अगर मेरे मन के विपरीत सारी चीजें हो रही है और मुझे नाराजगी आ भी रही है, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। लोगों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति मेरे मन में खुन्नस और चिढ़ पैदा होने की बजाय मैं उसको लेट गॉड करूं। आगे वालों की गलती है तो उसको माफ करूं, सहनशीलता बढ़ाऊं। ये सारी चीजें जब हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो कहीं तो भी हमारे अंदर ये जो चीड़, खुन्नस और गुस्से की भावना है उसको पनपने से हम रोकते हैं। और जब हम इस पर लगातार वन डे एट अ टाइम बेसिस पे काम करते रहते हैं, तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा हैप्पी जॉयस फ्री हो जाती है। कम हम तनाव में रहते हैं, कम हम निगेटिव फीलिंग में रहते हैं, हम बहुत ज्यादा लोगों के प्रति कोऑपरेटिव हो जाते हैं, क्योंकि हम उन लोगों को भी अपने ही जैसा बीमार व्यक्ति समझकर माफ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब हम ये काम करते हैं दोस्तों, तो सही मायने में हम अपनी सोब्रिटी का आनंद ले पाते हैं। वरना ये जो बोला गया है कि हमारे अंदर की खुन्नस, चिढ़, गुस्सा एक नंबर 1 का अपराधी है, जो किसी भी तरीके से कई प्रकार के गलत काम हमसे करवा सकता है। हम लोगों का नुकसान करने के लिए तैयार हो सकते हैं, हम लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं, हम अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं, लोगों का नुकसान कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी का भी नुकसान कर सकते हैं। लेकिन इससे बचने का रास्ता अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये प्रोग्राम देता है। स्पॉन्सर की मदद से
12 कदमों के मदद से, ईश्वर की मदद से, सारे हमारे अंदर की जो नकारात्मक भावनाएं हैं, जो चरित्र के दोष है खुन्नस के साथ, उन सारी नकारात्मक भावनाओं पे, चरित्र के दोषों पे हम काम करके एक अच्छी बेहतर जिंदगी आज हम जी सकते हैं। थैंक यू।